अध्याय 131 घोंसला नेस्ट। रिजू ने खबर सुनी और तुरंत सारी जानकारी को एक साथ जोड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि चूहा राक्षसों में इतनी अचानक वृद्धि हुई थी। उसने मयंक को ढूंढा, जो चूहे राक्षसों के शवों के साथ सम्मिलन फ्यूशन करने के लिए देवदूत दूत एंजल एनवॉय को नियंत्रित कर रहा था, और उसे सुरंगों के बारे में बताया। मयंक की भौहें थोड़ी सी कुढ़ीं और उसने कहा, चलो चलकर देखते हैं। समूह पहाड़ की खोह से लगभग 300 मीटर दूर एक बंजर भूमि पर निकला। पास में दीप वृक्ष लैम्प ट्री के क्रिस्टल रखे गए थे, जो कोहरे को छितरा रहे थे और सामने के क्षेत्र को रोशन कर रहे थे। जमीन पर मिट्टी की बड़ी मात्रा टीलों में जमा थी, जिस पर किसी विशाल चीज के पैरों से रौंदे जाने के निशान थे, और मिट्टी के ठीक केंद्र में वह सुरंग थी जो मिली थी। 10 मीटर से अधिक चौड़ी, घोर अंधेरी। एक नज़र में यह देखना असंभव था कि यह कितनी गहरी थी। इस समय सुरंग के चारों ओर पदचिह्न बिखरे हुए थे और खून के कई धब्बे थे। बच निकले कुछ चूहे राक्षस इसी सुरंग से भागे थे। क्या ये पहले से मौजूद सुरंग है या इसे हाल ही में खोदा गया है? तन्मय का भाव गंभीर था। यदि सुरंग तब से वहां थी जब वे खोह में घात लगाए हुए थे, तो ये दुश्मन के मुख्य शिविर में ही घात लगाने से कम नहीं था। एक गंभीर और दुखद खुफिया विफलता। मयंक ने आसपास की मिट्टी की जांच की, जो नम और ताज़ी थी, जिसे देखकर लग रहा था कि इसे कुछ ही समय पहले खोदा गया था। अगर चूहे राक्षसों का ठिकाना पहले ही यहाँ तक फैल चुका है, तो किलेबंदी तैयार होने से पहले ही हम पर हमला हो गया था। उसने संक्षेप में समझाया, फिर एक पल के लिए सोचा और जोड़ा, हालांकि सुरंगें खोदने की उनकी क्षमता हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत है। मुझे डर है कि बिल न केवल पूरे अनाज गोदाम के नीचे फैल चुके हैं, बल्कि उनमें से कुछ अभी अभी वापस वहीं भागे हैं। रिजू और तन्मय के भाव कड़े हो गए। ऐसी लड़ाई में राक्षसों के एक हिस्से को भागने से रोकना असंभव था। भले ही मयंक के पास प्राचीन कृमि वृक्ष एंशियंट वर्म ट्री की कई तेजी से बढ़ने वाली बेलें थीं, लेकिन दसियों हजार चूहे राक्षसों की तुलना में वे कुछ हद तक अपर्याप्त थीं। निदेशक रिजू, निदेशक तन्मय, देरी से अप्रत्याशित समस्याएं हो सकती हैं। अपने लोगों को इकट्ठा करें और चलो शुरू करें। हमें अभी जाना होगा। क्या चूहे राक्षस हवा के माध्यम से संकेत भेज सकते हैं, या भूमिगत स्थिति कैसी है, इस समय कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। हालांकि कई चूहे राक्षसों के शवों को अभी तक भक्षण डेवोर्ट नहीं किया गया था। पूरे अनाज गोदाम की तुलना में, जहां और भी अधिक शक्तिशाली चूहे राक्षस मौजूद हो सकते थे, मयंक को लगा कि सम्मिलन फ्यूशन को थोड़ा स्थगित करना ठीक रहेगा। आखिरकार अनुबंध के अनुसार इन चूहे राक्षसों के शरीर सभी उसी के थे। भले ही उन्होंने केवल 1 घंटे के लिए आराम किया था, लेकिन हर कोई कुछ हद तक ठीक हो गया था और फिर से लड़ने में सक्षम था। रिजू और तन्मय ने एक दूसरे को देखा, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हम अभी चलते हैं। लेकिन इस बार हम सभी आप पर कार्रवाई करने के लिए भरोसा कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से मनुष्यों के लिए बिलों की स्थिति का पता लगाना असंभव था। कुछ द्वितीय रैंक के प्रेरित सेकंड रैंक अपोस्टल्स प्रयास कर सकते थे, लेकिन पिछली लड़ाइयों ने उन्हें एहसास कराया कि ऐसा करना बहुत खतरनाक था। क्योंकि अगर एक द्वितीय क्रम का मध्यम सेकंड ऑर्डर इंटरमीडिएट राक्षस फिर से प्रकट होता है, तो एक अकेला देवदूत दूत एंजल एनवॉय उसे हरा नहीं पाएगा। और एक बिल जैसी जगह में समूह में हमला करना मुश्किल था, केवल एक बनाम एक, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आगे बढ़ने का आदेश अचानक था, लेकिन दक्षिणी शहर गार्ड और मयंक के लोगों दोनों ने तुरंत युद्ध की तैयारी कर ली। जो लोग युद्ध अनुक्रम में शामिल होने की हिम्मत करते थे, भले ही वे सर्वनाश से पहले केवल साधारण नागरिक थे, उनमें सर्वनाश की दृढ़ता, निष्पादन और जागरूकता थी। यदि वे नहीं लड़ेंगे, तो वे अनिवार्य रूप से जल्द या बाद में मर जाएंगे। हर कोई वाहनों में बैठ गया और 1 किलोमीटर दूर अनाज गोदाम की ओर भागा। सभी अपनी सांसें रोके हुए थे, आने वाली लड़ाई के लिए तैयार थे। जैसे ही वे अनाज गोदाम के पास पहुंचे, हर कोई और अधिक सतर्क हो गया, क्योंकि यह अब वह क्षेत्र था जहां बिल फैले हुए थे और चूहे राक्षस किसी भी क्षण हमला करने के लिए जमीन से निकल सकते थे। कार में लोगों की नसें तेजी से तनावपूर्ण होती जा रही थीं। मानव रूपी वृक्ष लोग एंथ्रोपोमॉर्फिक ट्री पीपल बाहर से करीब से उनका पीछा कर रहे थे, जबकि वृक्ष जन्मे कृमि ट्री बॉर्न वर्म्स भूमिगत होकर भाग रहे थे, भूमिगत स्थितियों का पहले से पता लगा रहे थे। जैसे ही कृमि चूहे राक्षसों के किसी भी हरकत का पता लगाते, वे तुरंत जानकारी देने के लिए लौट आते। हालांकि जैसे ही वे बेइकिंग अनाज गोदाम के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, कुछ अजीब हुआ, उन्हें एक भी चूहा राक्षस नहीं मिला। कोहरे की चादर के नीचे विशाल बेइकिंग अनाज गोदाम चुपचाप खड़ा था, पूरी तरह से शांत। वाहनों से उतरने के बाद रिजू और तन्मय ने तुरंत एक बैठक की, जिसमें तन्मय ने भारी लहजे में पूछा, मयंक, क्या तुमने कुछ पता लगाया है? स्थिति अत्यधिक असामान्य थी, यहाँ तक कि एक क्षयकारी लड़ाई के बाद भी चूहे राक्षसों की संख्या इतनी कम नहीं हो सकती थी।
क्या वे उनसे बचने के लिए अस्थायी रूप से दुबके हुए थे या घात लगाकर अचानक हमला करने की तैयारी कर रहे थे? मयंक ने सिर हिलाया और कहा, परिधीय सुरंगों में चूहे राक्षसों की कोई हरकत नहीं मिली। ये निश्चित रूप से गहराई में होगा। तैयार हो जाओ, मैं कार्रवाई करने जा रहा हूँ। जैसे ही मयंक बोला, प्राचीन कृमि वृक्ष एंशियंट वर्म ट्री अपने मानव रूपी अवस्था एंथ्रोपोमॉर्फिक स्टेट से एक विशाल वृक्ष में बदल गया। उसकी बेलें तेजी से पूरे बेइकिंग अनाज गोदाम की ओर फैल गईं। कई सफल सम्मेलनों के बाद प्राचीन कृमि वृक्ष की बेलों का फैलाव 500 मीटर तक पहुंच गया था, जो पूरे क्षेत्र को रोशन करने के लिए पर्याप्त था। कोहरा पूरी तरह से छितरा गया था और बेइकिंग अनाज गोदाम का पूरा दृश्य उसकी ऊंची दीवारों और ऊंचे अन्न भंडार की अस्पष्ट रूपरेखाओं के साथ उजागर हो गया था। लेकिन तब भी अन्न भंडार के अंदर चूहे राक्षसों की कोई हरकत नहीं मिली। क्या वे सब भूमिगत हैं? सतह की तलाशी लेने के बाद प्राचीन कृमि वृक्ष की जड़ें और बेलें तुरंत भूमिगत फैल गईं। 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर। अंत में बेलों के माध्यम से हरकत का पता चला। भूमिगत 200 मीटर की गहराई पर मयंक ने सभी को स्थिति से अवगत कराया और तन्मय ने तुरंत आदेश दिया, आड़ के लिए वाहनों का उपयोग करें और युद्ध के लिए तैयार रहें। प्राचीन कृमि वृक्ष की बेलें भयंकर रूप से ऐंठ गईं। गुफा के भीतर चूहे जीवों पर हमला कर दिया। गुफा की सुरंगें 5 से 6 मीटर चौड़ी थीं, फिर भी चूहे जीवों की भीड़ की तुलना में वे कुछ हद तक तंग लग रही थीं। उन्होंने भी बेलों के निशान का पता लगा लिया था और हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुरंग के भीतर बेलें सभी दिशाओं से टकराईं, उन्हें उलझाती और गला घोंटती गईं। इस प्रकार जिस क्षण उन्होंने बेलों को देखा, कसने वाला हमला पहले ही चल रहा था। एक के बाद एक चूहे जीवों का सुरंगों में गला घोंट दिया गया, जबकि वृक्ष जन्मे कृमि ट्री बॉर्न वर्म भूमिगत होकर अपने हमले में बेलों के साथ समन्वय करते हुए भागते रहे। कुछ समय के लिए भूमिगत गुफा के भीतर एक तरफा नरसंहार हुआ। बेलें गहराई तक फैल गईं। 300 मीटर के निशान के पास 1000 से कम चूहे जीव मारे गए थे। खून मिट्टी में समा गया, पृथ्वी की नम गंध के साथ मिलकर एक अप्रिय और तीखी गंध पैदा कर रहा था। गला घोंटने की प्रक्रिया में काफी कुछ बेलें काट दी गईं। हालांकि आत्मा उपचार की क्षमता तेजी से बढ़ने वाली बेलों के साथ मिलकर काम करती थी, जिसे नरभक्षी बेल मैन ईटिंग वाइन द्वारा चूहे जीवों के मांस और रक्त को भक्षण डेवोर करने से प्राचीन कृमि वृक्ष की आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल करने में मदद मिलती थी। इस प्रकार ऊर्जा की खपत न्यूनतम तक कम हो गई थी और हमला अथक बना रहा। लगभग आधे घंटे के बाद जो लोग इंतजार कर रहे थे वे आराम करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि हालांकि सतह शांत बनी हुई थी, प्राचीन कृमि वृक्ष की बेलों का निरंतर ऐंठन ये दर्शाता था कि भूमिगत कल्पना से परे एक भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई थी। गरज! अचानक एक भयभीत दहाड़ गूंजी, जमीन जोर से कांप उठी, जिससे सभी के भाव बदल गए। मयंक ने और भी स्पष्ट रूप से महसूस किया कि चूहे जीव पीछे हट रहे थे। उन्होंने बेलों के घातक गला घोंटने में बाधा डालने वाले अपने आत्मघाती हमलों को बंद कर दिया। इसके बजाय वे एक साथ एक दिशा में चले गए। उनकी गति उल्लेखनीय रूप से तेज थी। उन्होंने आह्वान महसूस किया। मयंक का चेहरा गंभीर हो गया, जैसा कि अपेक्षित था। अगले ही पल जमीन और भी जोर से हिल उठी। कोई विशाल चीज भूमिगत तेजी से चल रही थी। गड़गड़ाहट! 300 मीटर नीचे से ये सीधे सतह की ओर बढ़ा, प्राचीन कृमि वृक्ष की कई जड़ों को फाड़ दिया। बेइकिंग अनाज गोदाम का मुख्य द्वार अचानक ढह गया, कंक्रीट की सड़क गिर गई और एक 10 मीटर से अधिक चौड़ा छेद सबके सामने दिखाई दिया, जिससे एक विशालकाय प्राणी बाहर निकला। काले रंग में ढका हुआ, ये 11 या 12 मीटर लंबा खड़ा था, जिसके सिर पर विशाल काले सींग थे। उसकी लाल आंखें भयंकर और जंगली थीं। ये चूहे के सिर और मानव रूपी शरीर वाले चूहे राक्षसों के सामान्य रूप को नहीं धारण करता था, बल्कि एक मजबूत रूप था जिसके दोनों तरफ 2 भुजाएं थीं। ऊपरी भुजाएं काली और मांसपेशियों वाली थीं, जो नुकीले पंजों वाले बड़े हाथों में समाप्त होती थीं। पसलियों के नीचे 2 और अंग थे, उंगलियां नहीं बल्कि सर्पीली मूंछें थीं, जिनके नुकीले सिरे हड्डी जैसी केराटिन की एक परत में ढके हुए थे, जो ड्रिल हेड से मिलते जुलते थे। अपने आगमन पर इसकी ठंडी निगाह तुरंत प्राचीन कृमि वृक्ष पर टिक गई और इसकी दहाड़ आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी। इसके पीछे चूहे जीव बड़े करीने से बाहर निकले, पूरी अधीनता के साथ इसके चारों ओर झुंड में आ गए। ये राक्षस बहुत खतरनाक है। अनु के कनपटी पर धड़कन हुई, क्योंकि खतरे की उसकी भावना ने उसे प्राणी द्वारा उत्पन्न भारी खतरे की चेतावनी दी, जो पिछले पर्वत शव विशाल चूहे माउंटेन कॉप्स जायंट रेड की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक था। खतरे की अनुभूति के दर्द को दबाते हुए उसने मयंक को जानकारी दी। वास्तव में जिस क्षण यह विशाल प्राणी प्रकट हुआ, हर कोई जानता था कि इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि जैसे ही हर कोई युद्ध की तैयारी कर रहा था, जमीन फिर से हिलने लगी। पृथ्वी फूल गई, जिससे एक बड़ा छेद बन गया, जिसमें से एक और विशाल चूहा प्राणी बाहर निकला।
यह एक मांस के पहाड़ जैसा दिखता था, लगभग 20 मीटर लंबा, पूरी तरह से चूहे के आकार का था। इसकी मांसपेशियां गुलाबी मांस में उजागर थीं, फर रहित थी। इसका निचला शरीर 6 अंगों के साथ जमीन पर पड़ा था, जबकि इसका ऊपरी शरीर थोड़ा सीधा खड़ा था। इसका सिर चूहे जैसा था और इसके अंग, एक विशिष्ट कृंतक की पतली बाहों के विपरीत, नुकीले और भयानक थे। इसके निचले और ऊपरी शरीर के जंक्शन पर एक ऐंठने वाला छिद्र था जिसका उद्देश्य अज्ञात था। इस विशाल चूहे के प्रकट होने के बाद कई और बड़े और गोल चूहे जैसे प्राणी उभरे, जिनमें से प्रत्येक 4 से 5 मीटर ऊंचा था। गरज। ट्रोल चूहा राजा ट्रोल माउस किंग ने एक भयंकर दहाड़ निकाली, जिसके बाद सभी चूहे जीव मयंक और उसके साथियों की ओर दौड़े। हालांकि कुल मिलाकर केवल हजारों में थे, पहले से कम, लेकिन उसकी आज्ञा के तहत अधिक भयंकर लग रहे थे। खासकर ब्रूडनेस्ट रानी ब्रोडनेस्ट क्वीन की तरफ विशालकाय जन्म देने वाले चूहे बिरथिंग रैट्स अपने गोल आकार के बावजूद चार्ज करने में धीमे नहीं थे और उनकी समग्र शक्ति कम से कम प्रथम क्रम उच्च ग्रेड फर्स्ट ऑर्डर अपर ग्रेड की थी। चूहे जीवों की लहरें एक प्रभावशाली विन्यास में आगे बढ़ीं। मयंक ने ताना मारा, आखिरकार सच्ची हताशा दिखा रहे हो, सब हमला करो। द्वितीय रैंक के प्रेरित सेकंड रैंक अपोस्टल्स उनकी रैंक तोड़ने में आगे बढ़ें, उसके बाद प्रथम स्तर के प्रेरित फर्स्ट टी अपोस्टल्स, जबकि ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर्स स्नाइपर समर्थन प्रदान करें। 2 प्रमुख प्राणियों को मुझ पर छोड़ दो। पिछले पर्वत शव विशाल चूहे माउंटेन कॉप्स जायंट रैट के विपरीत, इन 2 प्राणियों को देवाशीष और उनके द्वितीय क्रम निम्न प्रेरितों सेकंड ऑर्डर इंफीरियर अपोस्टल्स के एक साथ काम करने पर भी जल्दी से नीचे नहीं उतारा जा सकेगा। वे कम से कम द्वितीय क्रम श्रेष्ठ सेकंड ऑर्डर सुपीरियर थे और उनके संयुक्त प्रयासों से वे निस्संदेह और भी दुर्जय होंगे। उसकी रक्त आत्मा की पुस्तक बुक ऑफ ब्लड स्पिरिट लाल चमक उठी और बिच्छू मकड़ी दानव स्कॉर्पियन स्पाइडर डेमन का विशालकाय रूप ट्रोल चूहा राजा की ओर सीधा दौड़ा। हाथ में भेड़िया दांत क्लब वुल्फ फैंग क्लब घुमाते हुए रास्ते को रोकने वाला कोई भी चूहा प्राणी कीमा बन गया। बिच्छू मकड़ी दानव के पीछे शेष 10 द्वितीय क्रम निम्न प्रेरितों ने अगल बगल पंक्तिबद्ध होकर 10 मीटर का अंतराल रखते हुए चूहे जीवों की लहरों के माध्यम से चार्ज किया। प्रथम क्रम उच्च ग्रेड प्रेरित फर्स्ट ऑर्डर अपर ग्रेड अपोस्टल्स अंतराल को भरते थे, चूहों की उमड़ती लहर को रोकने के लिए एक बांध के रूप में कार्य करते थे। अध्याय 132 महासम। जब बिच्छू मकड़ी दानव स्कॉर्पियन स्पाइडर डेमन ट्रोल चूहा राजा ट्रोल माउस किंग की ओर दौड़ा, तो बाद वाला भी उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसके अस्थिर मूंछ जैसे हाथ सबसे पहले आगे बढ़े। हड्डी के सिरे बिच्छू मकड़ी दानव के शरीर पर लक्षित थे, भयंकर गति और अपार बल के साथ टकराए। बिच्छू मकड़ी दानव ने हमले का सामना करने के लिए अपना भेड़िया दांत क्लब वुल्फ फैंग क्लब घुमाया, एक धातुई झनकार के साथ टकराया। हड्डी के सिरे दूर खटक गए, लेकिन ट्रोल चूहा राजा द्वारा तुरंत नियंत्रित किए गए और सीधे बिच्छू मकड़ी दानव पर वापस लक्षित किए गए। ये टोल लेने वाला हमला युद्ध की शुरुआत थी, जिसमें ट्रोल चूहा राजा की हरकतें अत्यधिक तीक्ष्ण थीं और हर हमले में जबरदस्त बल था। जब मूंछ की हड्डी के सिरों से हमला विफल हो गया तो वह तुरंत हाथ से हाथ की लड़ाई के लिए पास आ गया। उसके विशालकाय जानवर के पंजे बिच्छू मकड़ी दानव पर शक्तिशाली बल के साथ टकराए, जो एक गूंजती झनकार के साथ तैरते हुए पैगोडा ब्लैक आर्मर फ्लोटिंग पैगोडा ब्लैक आर्मर से टकराया। पसलियों के नीचे से 2 मूंछों ने भी हमला किया। बिच्छू मकड़ी दानव की पकड़ से भेड़िया दांत क्लब छीनने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर तैरते हुए पैगोडा ब्लैक आर्मर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था। तैरते हुए पैगोडा ब्लैक आर्मर से बख्तरबंद प्लेटों ने जंजीरें बनाईं, जो मूंछों से लड़ रही थीं। हालांकि ताकत में थोड़ी कम थीं, लेकिन उन्होंने 1 इंच भी रास्ता नहीं छोड़ा। 2 विशालकाय जीव लगातार एक दूसरे पर हमला करते रहे, गर्जनापूर्ण प्रभाव के साथ वार करते रहे, प्रत्येक हिट गहराई से महसूस हुई। ऐसे हमलों के तहत पास आने वाले कोई भी चूहे राक्षस हताहत हो गए। दूसरी जगह, जैसे ही बिच्छू मकड़ी दानव और ट्रोल चूहा राजा के बीच लड़ाई छिड़ी, घोंसले की मां चूहे नेस्ट मदर रैट ने ट्रोल चूहा राजा की मदद करने के लिए विशाल कदमों के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही उसने चलना शुरू किया, अनगिनत बैलें पहले ही जमीन से निकल पड़ीं, जो उसके शरीर की ओर बंध गईं। गरज। घोंसले की मां चूहे के जानवर के पैर बेलों से उलझ गए और उसने तुरंत संघर्ष करना और दहाड़ना शुरू कर दिया। उसके आगे के अंग और नुकीले पंजे बेलों की ओर बढ़े। उसके नुकीले पंजों ने काट दिया और ट्रोल चूहा राजा की तुलना में कम नहीं ताकत के साथ बैलें एक एक करके टूट गईं। मयंक ने बेलों को टूटते हुए देखा और सोचा, बेलों की ताकत अभी भी कम है, क्या धातु की गुणवत्ता अपर्याप्त हो सकती है? पहले उसने ज्यादातर कमजोर राक्षसों से लड़ाई की थी और कुछ ही बेलों को फाड़ सकते थे। यहां तक कि कुछ हद तक मजबूत राक्षस भी उन बेलों के घनत्व से बच नहीं पाए, जो अब उसके लिए एक अनुस्मारक का काम करती थीं। एक विचार के साथ उसने प्राचीन कृमि वृक्ष को हमला जारी रखने का आदेश दिया,
ये तर्क देते हुए कि यदि एक बेल को तोड़ा जा सकता है तो 10 बेलों को उसे उलझाने दें। तेजी से बढ़ने वाली बेलें, फास्ट ग्रोइंग वाइन्स और मध्यम आत्मा उपचार इंटरमीडिएट सेल्फ हीलिंग हाथ में होने से मयंक को उसे थकाने का पर्याप्त आत्मविश्वास था। जैसे ही मयंक ने प्राचीन कृमि वृक्ष को तेजी से निकलने के लिए नियंत्रित किया और अधिक बेलें एक ज्वार की तरह उमड़ पड़ीं, खासकर सामने के अंगों से सबसे दूर 2 पिछले पैरों के चारों ओर उलझ गईं। घोंसले की माँ चूहे ने मुक्त होने के लिए अपने विशाल सामने के अंगों को घुमाया, लेकिन उसी क्षण 4 मोटी मूंछें अचानक जमीन से निकलीं, जो निस्संदेह नरभक्षी बेलें, मैन ईटिंग वाइन्स थीं। नरभक्षी बेलों के प्रकट होते ही वे तेजी से 2 सामने के अंग जानवर के पंजों के चारों ओर लिपट गईं और घोंसले की माँ चूहे के शरीर में काट लिया। बड़ी मात्रा में लकवा मारने वाला विष पैरालाइजिंग टॉक्सिन इंजेक्ट किया गया और घोंसले की माँ चूहे ने तुरंत बुरी स्थिति को महसूस किया, सूज गई और एक तीखी दहाड़ निकाली। भयानक दहाड़ अपनी शक्तिशाली ध्वनि बल के साथ पास के कुछ चूहे राक्षसों को इंट्राक्रैनियल रक्तस्राव इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग का कारण बनी और मौके पर ही गिर गए। दहाड़ के कारण कई बेलों की हरकतों में कमजोरी आ गई, जिससे घोंसले की माँ चूहे पर उनकी पकड़ ढीली हो गई। बचने की उम्मीद देखकर घोंसले की माँ चूहे ने और भी जोर से संघर्ष किया, बेलों के बंधन से मुक्त होने की कोशिश की। अगर वह इस बार मुक्त होने में कामयाब रही और ट्रोल चूहा राजा के साथ शामिल हो गई तो बेलें उसे फिर कभी नहीं बांध पाएंगी। लेकिन वह बहुत जल्दी जश्न मना रही थी। शुरुआती प्रभाव को झेलने के बाद प्राचीन कृमि वृक्ष ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और बेलों के बंधन को तेज कर दिया। दूर से मयंक की आंखें सिकुड़ गईं, फिर उसने चिल्लाया, बुजुर्ग देवाशीष, शहर रक्षा क्रॉसबो, सिटी डिफेंस क्रॉसबो कहाँ हैं? देवाशीष इस समय अपने देवदूत दूत को उन राक्षसों के माध्यम से स्वीप करने के लिए नियंत्रित कर रहे थे और खुद एक कुल्हाड़ी के साथ लड़ाई में उतर गए थे। हर झटके से एक राक्षस को नीचे गिरा रहे थे। मयंक की चिल्लाहट सुनकर उसने जोर से जवाब दिया, लाल ट्रक के ऊपर। जवाब सुनकर मयंक की निगाह तुरंत लाल ट्रक पर टिक गई और वह सीधे उसकी छत पर कूद गया। शहर रक्षा क्रॉसबो और विशाल क्रॉसबो तीर वहीं लंगर डाले हुए थे। उसने प्रतिबंधों को अनलॉक किया, एक क्रॉसबो तीर पकड़ा और इसे शहर रक्षा क्रॉसबो पर लोड किया। धातु हेरफेर मेटल मैनिपुलेशन के तहत उसने तुरंत शहर रक्षा क्रॉसबो की दिशा बदल दी, इसे घोंसले की माँ चूहे पर लक्षित किया। मयंक ने चरखी को घुमाया, क्रॉसबो की तार तनाव में आ गई और फिर ट्रिगर खींचकर गोली मार दी। 2 मीटर लंबा विशाल क्रॉसबो तीर बिजली की तरह बाहर निकल गया, राक्षस भीड़ के ऊपर से उड़ गया और सीधे घोंसले की माँ चूहे के शरीर से टकराया। खून बाहर छलक पड़ा, पूरा क्रॉसबो तीर घोंसले की माँ चूहे के शरीर में धंस गया। उसकी दहाड़ बाधित हो गई और अधिक बेलें उसी क्षण चारों ओर लिपट गईं, यहाँ तक कि उसका मुंह भी सील कर दिया। मयंक हंसा, लेकिन उसकी हरकतें रुकी नहीं। उसने पहले ही शहर रक्षा क्रॉसबो पर दूसरा क्रॉसबो तीर सेट कर दिया था, जो घोंसले की माँ चूहे पर लक्षित था। हालांकि शहर रक्षा क्रॉसबो घातक चोटें नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन घोंसले की माँ चूहे अब बंधी हुई थी, बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसे कमजोर करने में थोड़ी सहायता पर्याप्त थी। कमजोर होने के बाद प्राचीन कृमि वृक्ष इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। शू, दूसरा क्रॉसबो तीर तेजी से बाहर निकल गया। घोंसले की माँ चूहे ने चकमा देने के लिए जोरदार संघर्ष किया, लेकिन उसका शरीर, जो पहले से ही बेलों से बंधा हुआ था, हिल नहीं सका और जल्दी से टकरा गया। बेलें 2 खून के छेदों से अंदर गईं, उन्हें लगातार चौड़ा करती रहीं और उसके अंदरूनी अंगों को मथती रहीं। इस बिंदु पर घोंसले की माँ चूहे के पास बेल के अतिक्रमण का विरोध करने का कोई साधन नहीं बचा था। उसके कान, नाक और आंखें सभी बेलों द्वारा छेदी गई थीं। घोंसले की माँ चूहे ने एक गहरी विलाप भरी चीख निकाली। जल्द ही प्राचीन कृमि वृक्ष द्वारा बड़ी मात्रा में इंजेक्ट किया गया लकवा मारने वाला विष पैरालाइजिंग टॉक्सिन प्रभावी हो गया था और उसका विशाल शरीर डगमगाने लगा, फिर जोर से जमीन पर गिर गया। गरज, ट्रोल चूहा राजा ने एक भयानक दहाड़ निकाली। घोंसले की माँ चूहे को नीचे गिराए जाते देखकर उसे तुरंत एहसास हुआ कि कबीले का खतरा एक महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंच गया है। अचानक उसके शरीर से एक भयानक लाल रोशनी निकली और खून की गंध उसके चारों ओर फैल गई, क्योंकि नुकीले जानवर के पंजे बिच्छू मकड़ी दानव की ओर बढ़े। इस बार नुकीले पंजों में एक लाल चमक भी थी। बिच्छू मकड़ी दानव इस हमले से मारा गया और उसके तैरते हुए पैगोडा ब्लैक आर्मर की प्लेटें तुरंत टूट गईं और यहाँ तक कि कवच के नीचे की लोहे की त्वचा आयरन स्किन भी हमले का सामना नहीं कर सकी। नुकीले जानवर के पंजे बिच्छू मकड़ी दानव के शरीर को फाड़ते हुए निकल गए और खून तुरंत एक फव्वारे की तरह बह निकला। चटक, बिच्छू मकड़ी दानव, एक क्रूर प्राणी, छाती पर एक भारी वार लगने के बावजूद तुरंत अपने पसलियों के नीचे से अपने धातु के पंजों को ट्रोल चूहा राजा के जानवर के पंजों में घुसा दिया, उसे जकड़ लिया।
भेड़िया दांत क्लब का एक बार जानवर के पंजे पर जोर से पड़ा, तुरंत हड्डियों को तोड़ दिया और नुकीले धातु के पंजों ने सामने के पंजे को भी काट दिया। ट्रोल चूहा राजा दर्द में दहाड़ उठा, लेकिन बिच्छू मकड़ी दानव आगे बढ़ा, ट्रोल चूहा राजा से भयंकर रूप से टकराया और दोनों हाथों से उसके शरीर को पकड़ लिया। तैरते हुए पैगोडा ब्लैक आर्मर बदल गया और उसके कंधे पर उजागर हुई गहरे लाल रंग की दानव आंख क्रिम्सन डेमन आई ने लाल रोशनी का एक विस्फोट दागा, जो ट्रोल चूहा राजा से जोर से टकराया। बस एक विस्फोट से ट्रोल चूहा राजा का शरीर हिंसक रूप से हिल गया, जैसे कि उसे मस्तिष्क पर एक भारी झटका लगा हो, और वह अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। हालांकि इससे पहले कि वह ठीक हो पाता, गहरे लाल रंग की दानव आंख से दूसरा विस्फोट दागा गया। इस बार ट्रोल चूहा राजा की नाक और मुंह से तुरंत खून बहने लगा और उसकी लाल आंखें फैल गईं, लगभग बाहर निकल गईं। जमने वाली तोप कोगुलेशन कैनन। ट्रोल चूहा राजा अप्रत्याशित रूप से पकड़ा गया, बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन बिच्छू मकड़ी दानव ने हार मानने की योजना नहीं बनाई। एक रक्त गोला जल्दी से उसके बिच्छू के मुंह के सामने जमा हो गया, फिर उसने निहत्थे ट्रोल चूहा राजा पर जोर से वार किया। धमाका! एक बड़ा विस्फोट हुआ और ट्रोल चूहा राजा के पेट में तुरंत एक बड़ा छेद दिखाई दिया, जिससे लगातार खून बह रहा था। भारी वारों की एक श्रृंखला के बाद ट्रोल चूहा राजा अब विरोध नहीं कर सका। इस बीच बिच्छू मकड़ी दानव पर पहले लगी चोटें पहले ही ज्यादातर ठीक हो चुकी थीं, धीरे धीरे बंद हो रही थीं। समलन सक्षम जीवित राक्षस का पता चला, ट्रोल चूहा राजा समलन के साथ आगे बढ़ें। समलन सक्षम जीवित राक्षस का पता चला, ब्रूडनेस चूहा रानी समलन के साथ आगे बढ़ें। समलन के लिए संकेत बिच्छू मकड़ी दानव और प्राचीन कृमि वृक्ष के लिए एक साथ प्रकट हुए। मयंक की आंखें चमक उठीं, ठीक उसी का वह इंतजार कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत मन ही मन सोचा, समलन। दो दूतों ने बैलगाम समलन शुरू कर दिया, जबकि आसपास के चूहे राक्षसों ने हस्तक्षेप करने और अपने राजा को बचाने की कोशिश की। लेकिन समलन ने उन्हें कार्य करने से नहीं रोका। बिच्छू मकड़ी दानव एक हाथ से अपना समलन जारी रखा, जबकि दूसरे में भेड़िया दांत क्लब से चूहे राक्षसों को दूर करता रहा, उन्हें पास आने से रोकता रहा। और भी अधिक भयानक रूप से गहरे लाल रंग की दानव आंख थोड़ी देर आराम के बाद फिर से निकल पड़ी, अपने सामने चूहे राक्षसों की भीड़ पर स्वीप कर रही थी। हालांकि शक्ति कुछ हद तक कम हो गई थी, क्योंकि यह एक पर एक हमला नहीं था, फिर भी यह चूहे राक्षसों के लिए एक दुर्जय हमला था। प्राचीन कृमि वृक्ष पर तेजी से बढ़ने वाली बेलें जमीन और भूमिगत को कवर करती थीं, पास आने वाले चूहे राक्षसों का गला घोंट देती थीं या उन्हें नरभक्षी बेल के लिए पोषक तत्वों में बदल देती थीं। वृक्ष जन्मे कृमि को पहले ही उसकी ओर वापस बुला लिया गया था, और हालांकि वर्तमान में केवल 100 ही कृमि अंडे से निकले थे, बेल के हमलों के साथ मिलकर वे इन चूहे राक्षसों को परेशान करने के लिए पर्याप्त थे। मारो! चूहा राजा और रानी की हार ने चूहे राक्षसों को अराजकता में डाल दिया, उनके हमले को काफी कमजोर कर दिया। रिजु और तन्मे ने अंतिम हमला करने का अवसर जब्त कर लिया। इस बार न केवल दूत लड़े, बल्कि ठेकेदारों ने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ब्लैक आर्मर पहने हुए मयंक ने एक चाकू पकड़ा और चूहे राक्षस झुंड में घुस गया, सामान्य हमले में नेतृत्व कर रहा था। उसके हाथ की हर हरकत के साथ एक चूहा राक्षस 2 भागों में कट गया। हालांकि मानव रूप में मयंक की ताकत एक विशिष्ट दूत से अधिक थी, और सिर्फ कुछ ही पलों में उसने सैकड़ों चूहे राक्षसों को स्वीप कर दिया था। ऐसा स्वीप आधे घंटे तक जारी रहा, जब तक कि चूहे राक्षस पूरी तरह से बिखर नहीं गए। धीरे धीरे उनका सफाया हो गया, यहाँ तक कि भागने वाले कुछ ही 100 से अधिक थे और केवल गुफाओं में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर सकते थे। केवल 100 से अधिक चूहे राक्षसों के शेष रहने के साथ ये संभावना नहीं थी कि वे फिर से ऐसे पैमाने पर विकसित हो सकते हैं। खासकर जब भोजन का कोई भंडार नहीं था, तो उन्हें विकास के लिए संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए लगातार अन्य राक्षसों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता होगी। हम अंततः जीत गए। रिजु ने अपनी खून से सनी माचेत को पोंछा, उसका शरीर और चेहरा पहले से ही खून से सराबोर था, गंध अब उसके लिए इतनी परिचित थी। कुछ समय पहले मोर्चे से सेवानिवृत्त होने के कारण उसे ईमानदारी से लड़े हुए काफी समय हो गया था, और रिजु को कुछ उदासीनता महसूस हुई। तन में हालांकि बहुत शांत था। उसका दूत एक विशाल मैक्रोफेज कुत्ता, जायंट मैक्रोफेज डॉग भी प्रथम क्रम उच्च ग्रेड का था, जिसने लड़ाई में कई चूहे राक्षसों को मार डाला था। भविष्य में ऐसे दिन बहुत होंगे। वह थोड़ा रुका, लेकिन कम से कम हमारे पास आखिरकार यह भंडार है, जिसका मतलब है कि हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। रिजु ने सिर हिलाया, तन्मे के अर्थ को समझते हुए। भंडार सुरक्षित होने के साथ वे अधिक लोगों को आश्रय दे सकते थे, आधार का विस्तार कर सकते थे, बचे लोगों को बचा सकते थे। इनमें से प्रत्येक को रीढ़ की हड्डी के रूप में भोजन की आवश्यकता थी। अन्यथा सिर्फ फसलों के उगने का इंतजार करने में कम से कम 2 या 3 महीने लगेंगे, तब तक अधिकांश लोग मर चुके होंगे।
बुजुर्ग तन्मय, तुम कुछ लोगों को लेकर युद्ध के मैदान को साफ करो और मैं गोदाम की जांच करने के लिए मयंक के साथ जाऊंगा, देखता हूं कि स्थिति क्या है। ठीक है।